मैं हूं आर्य। मैं किसी जाति या समूह का प्रतिनिधि नहीं हूं। अपनी भाषा में मैंने जिसको आर्य कहा उसका मतलब था एक श्रेष्ठ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी भाषा, जाति या समूह का हो। मेरे बारे में अक्सर कहा जाता है कि मैं यूरोप से भारत आया और भारत के मूल निवासी जो हड़प्पन सभ्यता के थे उनके साथ युद्ध किया, उन पर राज किया और उनमें से कईयों का अस्तित्व दक्षिण भारत तक ही सीमित रख दिया। ऐसा माना जाता है कि मैंने भारतीय मूल पर हमला किया और अपने रीति रिवाज भारत पर बलपूर्वक डाल दिए। आज मैं उसी आर्यन इन्वेजन थियोरी का सच आपकी भाषा और विज्ञान का प्रयोग करके आपके सामने लाने वाला हूं। आर्यन इन्वेजन थियोरी सबसे पहले मैक्स मूलर नामक एक व्यक्ति जो जर्मन मूल का था उसके द्वारा दी गई, जिसने कहा कि हड़प्पा की सभ्यता का खात्मा आर्यों के आक्रमण होने के कारण हुआ और आर्यों के आक्रमण के कारण ही आज के द्रविडियन लोग दक्षिण भारत की ओर भाग गए। आर्यन इन्वेजन थियोरी बुनियादी तौर पर एक परिकल्पना है जो यूरोपीय लोगों द्वारा भारत पर थोपी गई। जब विलियम जोन्स ने भारत की भाषा का मेल यूरोपीय मूल की भाषाओं के साथ किया तो इन भाषाओं में काफ़ी समानताएं पाई गई, जिनको इंडो यूरोपीय भाषा कहा गया। इन भाषाओं में इंग्लिश, जर्मन, रशियन और हिंदी थी। अब यूरोपीय लोग, खासतौर पर अंग्रेज़ों ने आर्यन इन्वेजन थियोरी पर भार डाला और भारतीयों को आर्यों से अलग दर्शाया। उन्होंने आर्यंस को सभ्य बताया और भारतीय मूल के निवासी जो उनके विचार में केवल द्रविड़ लोग थे उनको असभ्य बताया। अंग्रेज़ों द्वारा आर्यन के इन्वेजन को भारत पर अंग्रेज़ी राज के समान बताया गया और ऐसा दर्शाया गया कि भारत के लोग ऐतिहासिक काल से ही असभ्य रहे हैं और कोई बाहरी श्रेष्ठ लोग आकर ही उनको सभ्य बना सकते हैं। इस थियोरी से अंग्रेज़ों ने भारत के समाज को नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में बांट दिया, जिसमें वे प्रत्यक्ष रूप से सफल भी हो पाए। अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ मानसिक खेल खेले। भारतीयों को असभ्य और नीच जाति का बताने की कोशिश की गई, जिससे वे भारत में अपने द्वारा की गई लूट को सही साबित कर पाए। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया? आर्यन इन्वेजन थियोरी जैसा वास्तव में कुछ था ही नहीं। हालांकि इसे सच सिद्ध करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने फोर्टिफाइड माउंट एबी साइट से मिले 17 ह्यूमन स्केलेटन्स को आर्यन इन्वेजन थियोरी से जोड़ा, पर ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार इसे आज सच नहीं मानते। अब सवाल ये भी उठाया जाता है कि क्या मैं आर्य भारत का मूल निवासी था? इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको मेरी ही पीढ़ियों द्वारा लिखी गई महाउपनिषद का एक श्लोक वसुधा एव कुटुंबकम के बारे में बोलना चाहूँगा, जिसका अर्थ ये है, धरती एक परिवार है और संसार में रहने वाले सब व्यक्ति एक परिवार का ही हिस्सा हैं। आज के दौर में यदि आप अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घर लेते हैं या किसी और देश या शहर में जाकर रहते हैं तो क्या आप आक्रमणकारी कहलाएंगे? आप जिस नई जगह रहेंगे, क्या आपके मतभेद वहाँ के लोगों के साथ नहीं होंगे? आज एक छोटे से परिवार में मतभेद होना आम बात है और जीवन ऐसे ही चलता है, जो मेरी कई पीढ़ियों के बाद आने वाले एक विचारक कार्ल मार्क्स ने भी कहा, समाज मतभेद में रहता है और ऐसा कोई समाज है ही नहीं जिसमें मतभेद ना हो। तो मैं जब सेंट्रल एशिया, यूक्रेन, रशिया के स्टेपिस में रहता था, मेरी जैसी ही भाषा बोलने वाले कई आर्य अलग अलग जगहों से पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की ओर अपनी जीवन शैली सुधारने के लिए आए। हम तब खेती से ज़्यादा पशुपालन पर ही निर्भर करते थे। भारतीय मूल में जब मेरी पहली पीढ़ी आई तो हम आर्यों ने प्रकृति की जो चीज़ें देखी उनकी प्रशंसा में श्लोक गाए जो आज के ऋग्वेद में विद्यमान हैं। हमने प्राकृतिक देवी देवताओं को नमन किया और उनकी प्रशंसा में गीत गाए। इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी आर्य भारत और विश्व के कई इलाकों में बस गए और वहाँ के रहन सहन को अपना लिया। ऋग्वेद में कई युद्धों व विपरीत जातियों का वर्णन किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर हमारे युद्ध पशुधन को पाने के लिए होते थे। दास हमने अपनी ही पीढ़ी के लोगों को कहा जो पहले से ही यहाँ आ चुके थे, और दसियों हमने विरोधियों को कहा, चाहे वो आर्य हो या भारतीय मूल के प्राणी। ऋग्वेद में बताया गया 10 राजन युद्ध, जिसमें सुदास, जिसके नाम के साथ दास लगाया गया, उसे आर्य कहा गया।
और बाकी 10 ट्राइबल राजाओं को अनार्य कहा गया। दस्यु हत्या, जिसका ऋग्वेद में कई बार जिक्र किया गया, वह केवल मूल निवासी नहीं थे। हमने दस्यु केवल विरोधियों को कहा जो हमारी राह में मुश्किल बने। सुदास और दिवोदास, जिनका वर्णन ऋग्वेद में है, वे भरत ट्राइब के थे और ऐसा माना जाता है कि भरत ट्राइब के नाम से ही भारत का नाम पड़ा। ये तो थी मेरी कहानी, पर अब आज के आधुनिक युग के अनुसार इसे सिद्ध भी करने का प्रयास हम करते हैं। आर्यों का इतिहास जानने में आर्कियोलॉजिकल, जेनेटिक्स और लिंग्विस्टिक स्टडी का बड़ा हाथ है। पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। हॉर्स या घोड़ा, जो आर्यंस का मुख्य पशु था, उसकी डेड रिमेन्स हमें 2000 बीसी से पहले भारतीय सबकॉन्टिनेंट में नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर हॉर्स की डेड रिमेन्स पेंटेड ग्रे वेयर और भगवानपुरा की साइट्स के ओवरलैप्ड एरिया से मिलती हैं, जो 1600 से 1000 बीसी का माना जाता है, और यही रिमेन्स सेंट्रल एशिया और यूक्रेन के स्टेपी रीजन में 4000 से 3000 बीसी के आसपास मिलती हैं, जिसका मतलब ये है कि आर्य छोटी छोटी टुकड़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय मूल में माइग्रेट हुए। बैक्टीरिया मार्जिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स और एंड्रोनोवोकल्चर सेंट्रल एशिया का पार्ट है। वहाँ पर लिखी गई रचनाओं में से एक ज़ेंडेवेस्ता और ऋग्वेद में कई समानताएं पाई गई, और इनके कई शब्द आज की मुंडा और द्रविडियन शब्दों से मेल खाते हैं। इसका मतलब ये है कि आर्य यहाँ के मूल निवासियों के साथ मिले होंगे और उनके रहन सहन को भी अपनाया होगा। आर्यन 1500 बीसी से 1000 बीसी में ही भारत आए, इसका एक और आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है। हाल ही में खोदी गई राखी गढ़ी की एक साइट से 4000 साल पुरानी एक महिला का स्केलेटल मिलता है, जिसकी जेनेटिक स्टडी से पता चलता है कि 2000 बीसी के आसपास के निवासियों का जीन पूल ज़्यादातर भारतीयों में पाया जाता है, जो अंडमानी जीन पूल के हैं, ना कि स्टेपी जीन पूल के। आर्यंस का जेनेटिक मार्कर R1A-M417 है, जो रशिया, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया से 2000 बीसी के पहले के समय में पाया जाता है। पर यही मार्कर 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच की मिली हुई किसी भी डेड रिमेन में नहीं पाया जाता, जो सजेस्ट करता है कि आर्य 1500 बीसी के आसपास ही भारत के मूल में आना शुरू हुए होंगे, जो आर्यों का यहाँ से बाकी देशों में जाने की थियोरी को भी डिक्लाइन करता है। R1A जीन पूल, जो आर्यंस का जेनेटिक मार्कर है, 40% सेंट्रल एशिया के लोगों में पाया जाता है, और दिल्ली की हिंदी स्पीकिंग आबादी में भी 35% पाया जाता है, और द्रविडियंस में भी 10% पाया जाता है, जो सजेस्ट करता है कि आर्यंस ने यहाँ आकर इंटर ट्राइबल या इंटर कास्ट मैरिजेस भी की होंगी। इसलिए पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये मार्कर आज पाया ही जाता है। और भी कई एविडेंसेस हैं जो आर्यंस की माइग्रेशन को प्रूव करते हैं। टाइगर या राइनो जैसे जानवर सेंट्रल एशिया के कोल्ड वेदर में नहीं पाए जाते थे, और ऋग्वेद में भी इनका मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पुरखे कहीं सेंट्रल एशिया जैसे एरिया से ही आए होंगे। स्पोक्ड व्हील का प्रयोग भारतीय मूल में आर्कियोलॉजिकली 1500 के आसपास ही दिखता है, जो सेंट्रल एशिया में बहुत पहले से दिखता है। पिट ड्वेलिंग्स का सिस्टम 4500 बीसी के आसपास यूक्रेन में पाया गया, पर स्वात वैली, बुर्जोम, हरियाणा में ये पिट ड्वेलिंग्स की लेयर 1500 बीसी के आसपास मिलती हैं। अभी तक के मिले हुए एविडेंसेस के आधार पर यही सिद्ध होता है कि आर्यों की माइग्रेशन सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप से ही हुई थी। पर इसमें हमें ये ध्यान भी देना होगा कि भारत में कितना एरिया आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के लिए ओपनली अवेलेबल है। हो सकता है अभी बहुत ऐसी परतें हों जो ना खोदी गई हों। हो सकता है जिस घर में आप रह रहे हैं उसी के नीचे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत परतें आ चुकी हों। पर अभी तक के मिले एविडेंसेस से ये कहना ठीक रहेगा कि ना तो आर्य भारत के मूल निवासी थे और ना उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। वे केवल नए चरावाहों की खोज करते करते भारत के संपर्क में आ गए और पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ कई वेव्स में आए और इसी एरिया को अपना घर बना लिया। हमें आशा है कि द ट्रुथ टीवी की ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। आपके आर्य इन्वेजन थियोरी के बारे में क्या विचार हैं, हमें ज़रूर लिखकर बताएं।